हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे जो वीडियोस हैं वो आप देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में जो मैंने कवर किया है उसका आज कंक्लूजन है। मीन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स के प्रॉब्लम है आज हम वो देखने वाले हैं। पास्ट एग्जाम में मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं आज हम उन्हें हैंडल करेंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने जो पढ़ाई की है उससे कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके अभी तक हमने जो पढ़ा, मैं एक शॉर्ट समरी अगर उस पर बात करूं तो हमने शुरुआत की थी पहले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके फिर हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा प्रेजेंटेशन के तरीके कैसे होते हैं। ओके जिसमें हमने ग्रुप अनग्रुप पढ़ा, उसमें से हमारे सिलेबस में ग्रुप है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है और सेंट्रल टेंडेंसी हम कितने तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसमें से हम पहले पार्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम मीन है। इसके अलावा मीडियन और मोड भी हो सकता है जो कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट बिलीव मी, मीन कवर होना मतलब इस चैप्टर का 60 to 70% कवर हो जाना, और वो कंसेप्ट ही डिफ्रेंशिएट करेंगे मीडियन और मीन मोड को समझाने में भी हेल्पफुल होंगे। ओके तो हम मीन पढ़ रहे हैं। मीन के अंदर हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए हैं। ये हमारे दूसरे लेक्चर में स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट मेथड। जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सीक्वेंशियली ऑर्डर वाइज आपको ये तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऐसी मेथड है जिसके अंदर हमने किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। फिर हमने पढ़ी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड वो थी जिसमें हमने एक ट्रिक अप्लाई की जिससे हमने क्वेश्चन को छोटा कर लिया, राइट। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को छोटा कर लिया, उसकी वैल्यूज को कम कर लिया ताकि हमारे कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम आए। इसके बाद हमने स्टेप डेविएशन, जिसमें हमने फर्दर उसको डिक्रीज किया डिवाइड करके। ठीक है, तो शॉर्टकट में हमने सिर्फ एक कॉमन वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया था। स्टेप डेविएशन में कॉमन वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो डिवाइड भी कर लिया। सब्सट्रैक्शन से भी वैल्यू छोटी होती है, डिवीजन से भी वैल्यू छोटी होती है, राइट। सो दैट्स हाउ अभी तक हमने कवर किया। तीनों के जो एक तरह से लोग फॉर्मूले बोलते हैं, मैंने इसका अंतर बताया। एक्चुअली जो जर्नी थी वो हम एक्स से शिफ्ट होके डी पे आए और डी से शिफ्ट होके डी डैश पे चले गए। इतना ही अंतर था। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही अप्लाई किया है। एफ एक्स की जगह एफ डी कब इस्तेमाल किया, जब हमने कॉमन को माइनस किया था तो हमने एड बैक कर लिया, और जब हमने एड बैक सब्सट्रैक्ट करने के साथ साथ डिवाइड भी कर दिया किसी कांस्टेंट से, तो उसी कांस्टेंट को हमने वापस से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। इतना ही अंतर है। ये तीनों एक ही आंसर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि ये तीनों से अलग अलग आंसर आने वाले हैं, सेम आंसर आने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने डिस्क्रीट डेटा का इस्तेमाल किया। डिस्क्रीट डेटा। आज हम शुरू करेंगे कंटिन्यूस डेटा। बस इतना ही सीखना है कि कंटिन्यूस डेटा का इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सेम कैलकुलेशंस, सेम मेथड्स, नो चेंज। ओके, पहले लेक्चर से कनेक्ट करता हूं। जिन्होंने पहला लेक्चर लिखा है वो इसे कनेक्ट कर पाएंगे, और जो यहाँ सीधा देख रहे हैं और उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा है जो स्पेसिफिक वैल्यू देता है, और कंटिन्यूस डेटा वो डेटा है जो रेंज में प्रेजेंट होता है। स्टैटिस्टिशियन ये तय करते हैं कि उन्हें डेटा को डिस्क्रीट प्रेजेंट करना है या कंटिन्यूस। अगर डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो डिस्क्रीट मैनर में ही प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 7.5 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, या तो स्टूडेंट 7 थे या तो 8 थे या तो 9 थे। 8 और 9 के बीच में स्टूडेंट्स नहीं हो सकते।
वो 8 होंगे नहीं तो 9 होंगे। तो डिस्क्रीट डेटा वहां होते हैं जहां स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ डेटा प्रेजेंट होती है, लेकिन डेटा जब स्पेसिफिक वैल्यू में नहीं होता, अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकती हैं डेटा में। मतलब अगर हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें या उनके वेट की बात करें या उनकी हाइट की बात करें, तो अगर हम माइन्यूट से माइन्यूट जाएंगे तो कोई भी, सॉरी मार्क्स रिपीट लिख दिया मैंने, वेट, तो किसी का हो सकता है 250 ग्राम, किसी को हो सकता है 251 ग्राम्स, 252 ग्राम्स, 252.5 ग्राम्स। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, जहां पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है डेटा के आने की, उसको जो हम प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्लास में प्रेजेंट करते हैं। जैसे एज ऑफ स्टूडेंट है ना, एज ऑफ स्टूडेंट कैसी हो सकती है, किसी का हो सकता है कि वो स्टूडेंट हो 15 ईयर 11 मंथ 16 डेज, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो जहां अनलिमिटेड चांसेस है वहां पे हम डेटा को रेंज में प्रेजेंट करते हैं, और इसी रेंज प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं हमने क्लास बना दी। 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15। अब 0 से लेके 5 में जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है सारी कवर है, इसे हम कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं। सिंपल। चलो इसको हैंडल करें एग्जाम्पल से। अब देखो, आपने सारे टूल्स सीख लिए, और जब सारे टूल्स सीख लिए, जब आप वेल इक्विप्ड हो, अब आप उस चीज का इस्तेमाल करोगे जो आपको सही लगेगी। हाँ? जहां सुई की जरूरत है वहां सुई लगाओ, और जहां तलवार की जरूरत है वहां तलवार का इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब क्या है सर, जहां डायरेक्ट मेथड लगानी है वहां डायरेक्ट ही लगाओ ना। अगर डेटा बहुत सिंपल है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है, तो अननेसेसरी हम उसमें एक कांस्टेंट को पहले माइनस करें, फिर एक कांस्टेंट को डिवाइड करें, फिर क्यों करना है जब आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन जहां पे डेटा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जहां पे हमें दिख रहा है कि यार मल्टीप्लाई करने में भी हालत खराब हो जाएगी, फिर उसका टोटल करेंगे और हालत खराब हो जाएगी, तो मुझे तो इजी इजी नंबर चाहिए, वहां तलवार निकालेंगे, वहां पे हम स्टेप डेविएशन तक जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो आपके पास अब सारे गैजेट्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, तो उनका इस्तेमाल सोच समझ से करना। चलो हम पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसके बाद हम एग्जाम क्वेश्चंस पे जाएंगे। मार्क्स की बात है, सपोज कर लो, है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने एग्जांपल कहीं से उठाया है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी भी उठा लेता हूं, तो आंसर मैच करने में हमारे लिए आसानी होगी। फ्रीक्वेंसी 7, 10, 15, 8 और 10, सपोज ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, और फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। सपोज ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो। ओके, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 10 मार्क्स के 7 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, 20, 30। ये मेरा तरीका है, पहले टेंस प्लेस के सारे एडिशन कर लो, फिर यूनिट प्लेस के 7 और 5 12 और 8 20, मतलब टोटल 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, समेशन एफ। ओके, अब दूसरी बात, सर हम सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं और मुझे मीन निकालना है। मीन किसका होगा, ऑब्वियसली मार्क्स का होगा, पर मार्क्स तो यहाँ पे 0 से 10 है, फिर सर आप कह रहे हो 10 से 20 है, तो यहाँ पे हमें तो सेंटर मोस्ट वैल्यू पे जाना है, तो मुझे यहाँ पे मिड वैल्यू चाहिए। तो इस क्लास की भी मिड वैल्यू ले लेते हैं। डेटा की तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की मिड वैल्यू तो चाहिए ही ना। देखो एवरेज मार्क्स आएंगे, मतलब 0 से लेके 50 के बीच में एवरेज मार्क्स। अगर कुछ सिंपल क्वेश्चन बोलूं कि 0 से लेके 50 मार्क्स का पेपर है, एवरेज मार्क्स कितने होंगे, तो 25 ऐसे ही बोल देंगे ना। हमें मिडिल मोस्ट टर्म को मीन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए, इसलिए मीन 25 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। मुझे मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए, तो मिडिल मोस्ट जाने के लिए हम क्लास के भी मिड में चले जाते हैं। 0 to 10 5, 10 to 20 15, 20 to 30 25, 35, 45, ये हमारे क्या हो गए, मिड वैल्यूज, और इन्हें हम डिनोट कर देंगे x से। तो सर देखो, ये रहा f, ये रहा x। अब कौन सी मेथड लगानी है, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट मेथड लगाऊं, कोई एडजस्टमेंट ना करूं,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एफ एक्स करूँ, तुम देख रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं। क्यों ना हम इसे इजी कर लें सर, इसे मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन और हम निकाल लेते हैं इस x को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, इसमें से एक कांस्टेंट माइनस कर रहा हूं, उसे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरा मीन है, ठीक है। तो d इक्वल टू एक्स माइनस 25, इस x को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं fd की बात करूंगा, एफ एक्स की बात नहीं करूंगा। x में से 25 कांस्टेंट माइनस कर देते हैं, चलो कितना आएगा, -20 -10 0 10 20, ये d की वैल्यूज है। x को कन्वर्ट कर दिया मैंने d में। क्या मैं d को और फर्दर छोटा कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं 7 इंटू 20 करूंगा, सिंप्लीफाई तो हो गया है, पर क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमें करना चाहिए क्या सर? बिल्कुल करो। क्यों? उतनी जल्दी और उतना करेक्ट आंसर निकालोगे। डी डैश मतलब अब मैं कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूं, पहले माइनस किया था, अब कांस्टेंट से डिवाइड भी कर रहा हूं, मतलब अब मैंने इस डी को उठा के इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ना तो ये काम की बची है और ना ही ये काम की बची है, अब मेरे लिए काम का हो गया डी डैश। एक्स को कन्वर्ट कर चुके हैं डी में और डी को कन्वर्ट कर रहे हैं डी डैश में, 10 से डिवाइड कर दो। देखो कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करना है ना, 10 से ही हमेशा करना है ऐसा जरूरी नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, इसलिए मैं 10 से कर रहा हूं। कहीं पे 5 हो सकता है, कहीं पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो आप देखना ऑब्जर्वेशन में, दिखे तो करना, अदरवाइज यहीं रुक जाना और एफडी कैलकुलेट कर लेना। हमारा पर्पस है सॉल्यूशन को ईजी करना, हमारे लिए हम अपने खुद के लिए सॉल्यूशन को इजी करना और एग्जैक्ट आंसर निकालना, ये हमारा पर्पस है। हम खुद ही उसको कॉम्प्लेक्स ना कर ले कि बस मैं तो लगा के मानूंगा स्टेप डेविएशन। आसानी से लगती हो तो लगाओ, यही कहा। गैजेट्स हैं तुम्हारे पास, उसका इस्तेमाल तुम्हारी समझदारी पर डिपेंड करता है। ओके चलो, -2 -1 0 1 2, सर इसे तो हो गया 0। हाँ, लेकिन इसमें ये रिपीटेशंस को कौन ध्यान रखेगा? -2 की वैल्यू 7 टाइम्स रिपीट है, जबकि -1 की वैल्यू 10 टाइम्स रिपीट है। मुझे तो यहाँ पे एफ डी डैश देखना पड़ेगा। ओके, 7 इंटू -2 -14 -10 0 8 20, लेट्स सी 24 नेगेटिव और 28 पॉजिटिव, मतलब +4 बचा। समेशन एफ डी डैश का +4 और समेशन एफ कितना है 50। एक्स बार निकालना है मुझे, ए प्लस समेशन एफ डी डैश, और जब डैश यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये सब्सट्रैक्ट का रिवर्सल तो किया ही किया है, हमने जो कॉमन डिवाइड कर लिया था उसका कॉमन मल्टीपल भी रिवर्स कर देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों सिंपली रिवर्सल्स हैं। वो जो हमने एक्स को क्या बना दिया है, क्योंकि हमने एक्स को डी डैश बना दिया है, ठीक है। ओके, एज्यूम मीन कितना है 25, एफ डी डैश कितना है 4, और ये कितना है 50 इंटू 10, कॉमन डिवाइड 4/5 0.8 होता है, तुम करके देख सकते हो, और जिनको आसानी से पता है वो तो लिख ही सकते हैं। और मुझे इसके बाद मार्क्स भी लिख देने चाहिए, इससे ये पता चलता है कि मैंने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले ली थी। 50 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, ओवरऑल 50 मार्क्स का पेपर था, एवरेज मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स को 25.8। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। इस तरह से हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगला सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। अगर आपकी बुक में सीबीएसई के क्वेश्चन कवर है तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। जितना हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा था वो इस लेक्चर तक के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था। देखो आज मुझे बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमने जो अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अगर हम उसे क्रिस्प कर लें, अगर हम उसे सेट कर लें, तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेट्स सी, पिछले क्वेश्चन से भी फास्ट सॉल्व होगा। एज इन ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट है, कैलकुलेट करना है एज, एवरेज एज ऑफ पेशेंट। ये क्लास है, मुझे मिड वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। मिड वैल्यू जो कि हमारे लिए x का काम करती है, राइट। 5 और 15 के बीच में मिड वैल्यू कितनी होगी 10, फिर 20 30 40 50 60, सीधा एफ एक्स करेंगे
क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कोशिश क्या होनी चाहिए, एवरेज ले लें। सर मैं यहाँ पे एवरेज दिख रहा है मुझे 35 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, अच्छा एग्जाम्पल है, ले लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, पर जो दिख रहा है वही ले लो ना, इतना क्यों डीप में जाना उसमें, ठीक है। 5 के लिए कि मैं इसका बिल्कुल सोचूं कि सेंटर क्या होगा, जो दिख रहा है उसमें से कोई 40 भी ले सकते थे, 30 भी ले सकते थे, मैंने 30 ले लिया। मैं इस x को कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो जो मैं कर रहा हूं वो बोल रहा हूं d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है ना। जो मैं क्या बोलता हूं वो करता हूं वैसा नहीं, जो मैं करता हूं वो बोलता हूं, जो मैं करता हूं वही बोलता हूं। और वैसा बोलने से, ऐसा तुम बोलो करते समय अपने क्वेश्चंस को, उतना आसान हो जाएंगे, फिर वो मेमोरी की जरूरत नहीं होगी। मैंने x को d में कन्वर्ट कर लिया, चलो कर लें। -20, -10, 0, 10, 20, 30। ओके, क्या मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? बिल्कुल दिख रहा है सर, कर सकता हूँ। इसको 10 से डिवाइड और कर लेता हूँ, सारे डिवाइड हो जाएंगे। जो इस डिस्ट्रीब्यूशन का सारा डेटा जिस कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो उसी से करना। -1, 0, 1, 2, 3, अब निकल जाएगा एफ डी डैश। और अब कितना आसान हो जाएगा, 5 इंटू -2, -10, 12, -12, 20, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 एज इट इज आएगा, 30, 12। इसे हैंडल करना है। मेरा तरीका क्या कहता है पता है, +12 -12 तो हटा ही दो, बाकी जो बचा है देख लो। 54 और -10 मतलब ये तो आ गया अपना 44, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स बड़े हैं इसलिए ये पॉजिटिव रह जाएगा। एफ डी डैश समीशन एफ हमने निकाला था क्या, नहीं निकाला, चलो अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरा तरीका क्या है, मैं बोलता जाता हूँ इसलिए ताकि तुम चाहो तो अप्लाई कर लो, और अदरवाइज अपना तरीका भी लगा सकते हो। मैं 10 प्लेस का एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। 5 और 2 7 और 4 11 और 5 16 और 4 20, टोटल हो गया 80। ओके, अब x बार इक्वल्स टू a, एज्यूम मीन हमने कितना लिया था 30, प्लस एफ डी डैश कितना आया 44। देखो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पर जो मैं बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ। एज्यूम मीन कितना लिया था ऐसे बोला, फिर 30 लिखा। एफ डी डैश कितना है लेते 44, और समीशन एफ कितना लेंगे 80 इंटू सी, जो कॉमन मल्टीपल था वो कितना था 10, इससे ये कैंसिल। मेरा तरीका क्या कहता है, आसान कर दो, 40/8 प्लस 4/8, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिला के हो गया 5.5, तो ये हो गया 35.5 ईयर्स। ये थी एवरेज एज ऑफ पेशेंट। एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या लगा इसमें, कुछ भी नहीं, आसान था। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ लिए इसलिए आसान लग रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2022 में शायद दूसरे सेट में आया होगा। ठीक है ना, चलो दूसरे सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिड वैल्यू, फटाफट मेरे साथ, तुम पॉज करके भी कर सकते हो, सर ने कैसे किया था वो पॉज करके भी कर सकते हो। 0 to 5, और मेरे साथ कर रहे हो तो घबराना नहीं, 2.5 आ रहा है आने दो, फिर कितना आ रहा है 7.5, फिर कितना आ रहा है 12.5, फिर कितना आ रहा है 17.5, फिर कितना आ रहा है 22.5। देखो ये खुद ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा। हम तो वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स डेटा एफ करके डायरेक्ट मेथड क्यों लगाएंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इस एक्स को डी में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट उड़ा देते हैं। कांस्टेंट सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यूज को लेने का ही सेंस है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ रहे हैं। हम क्यों लेंगे 22.5 17.5, मैथमेटिकली कुछ भी सॉल्व हो जाता है, पर कंसेप्ट का क्या, कंसेप्ट ये है कि मुझे सेंट्रल मोस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2.5 और 2.5 में से अगर मैं a को माइनस करूं 12.5 को, तो कितना आता है, ओ मैंने कुछ ज़्यादा ही नीचे ले लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके चलो, 2.5 में से 12.5 को माइनस कर देते हैं, जल्दी बोलो कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 5, कितना आएगा 0, 5, 10, ऑब्वियसली हम माइनस कहेंगे। ठीक है, साइन का ध्यान रखना। सर सब कुछ 0 हो गया, 12.5 ही
हमारा मीन है, ऐसी फील आनी चाहिए, अच्छी लगती है। बस अपने आप को ये और समझा दो, अरे पर फ्रीक्वेंसी का क्या, रिपीटेशन भी तो है, सबके अलग अलग रिपीटेशन है, सबका सेम वेट होता, ये अलग अलग वेट ना होते, सब सेम टाइम रिपीट होते, तो बिल्कुल यही आंसर होता। सबकी वैल्यू कुछ भी रख लो, 111 रख लो, 888 रख लो, सेम आएगा। खैर जाने दो। डी, डी डैश, क्या मैं इसे और छोटा कर सकता हूँ? हाँ। कसम तो नहीं खा रखी 10 से डिवाइड करोगे, ऐसी कसम मत खाना। इस बार 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वही कॉमन है। चलो भाई वो वैल्यू से डिवाइड करो जिससे सब डिवाइड हो जाए। -2, -1, 0, 1, 2 और एफ डी डैश, एफ डी डैश कितना होगा? 8 -2 -16, 7 -1 -7, 0, 13, 24। समेशन एफ डी कितना आ रहा है? चलो देखते हैं समेशन एफ डी डैश कितना आ रहा है। 16 और 7 23 होते हैं, ठीक है, और वो भी नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव का 24 है, मतलब पॉजिटिव का 1 बचा और ये 14। मैंने ऐसे ही कर लिया, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। समीशन एफ इक्वल्स टू, मेरा तरीका 10, 20, 30, 30 तो यही हो गए, प्लस 8 और 7 15, 15 और 5 20, टोटल मिला के हो गए 50। तुम्हें मेरा तरीका कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सोच समझ के एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, हमेशा सही आंसर आएगा। चलो अगली बात करते हैं। x बार इक्वल्स टू a 12.5। मैं जानबूझ के फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पर बोल रहा हूँ तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, एग्जाम में लिखना एक बार अगर टाइम है तो। 12.5 प्लस एफ डी डैश 14 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 50 इंटू सी, क्योंकि डी डैश था ना तो सी 5 है। जबरदस्ती 10 का रट्टा मत लगा लेना, 1.4 ऐड होगा, 1.4 होगा तो ये होगा 13.9, ये आ गया एक्स बार। देखो एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन भी कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। एग्जाम का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ओ वाह, एफ दिख रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। ओके, ये भी सीबीएसई 2022 में ही आया था, किसी सेट में आया होगा। तो बाकी देखो उसी साल 2 सेट में बिना मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, क्या ये कठिन हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना सिखाया उतना फॉलो करो, सेम मतलब सेम पेस पे आंसर आएगा। लेट्स सी, मिड वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल है इसलिए निकालनी पड़ेगी। डिस्क्रीट होता तो जो वैल्यूज होती उसी को x मान लेते। रेंज से कहीं तो सेंटर बनाना पड़ेगा ना हमें, वैल्यू तो आंसर तो सेंटर, एक वैल्यू चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो इस रेंज को स्पेसिफिक वैल्यू बना लेते हैं। तो सेंटर ढूंढ लिया हमने, 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45 है ना, जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश लेटर्स के बिना कुछ समझ नहीं आते। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आई डोंट हैव एनी पार्शलिटी कि मैं हिंदी वाले, इवन जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। आगे चलते हैं। डी की वैल्यू x माइनस ए, क्या हम छोटा करें? बिल्कुल करेंगे, इसको कौन एफेक्स करेगा इतना कॉम्प्लेक्स। चलो 25 बीच में दिख रहा है, मान लेते हैं। मज़ेदार बात, मीन भी 25 दिया है, पर तुम घबराना मत, तुम्हें जो मैंने समझाया करते जाओ बिना टेंशन के। चलो डी की वैल्यू x माइनस ए, -20, -10, 0, 10, 20। क्या मैं डी डैश भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, इतना आसानी से दिख रहा है। ये क्या कर दिया, ए क्यों लिख दिया, 10, -2, -1, 0, 1, 2। चलो अब क्या कर सकते हैं, एफ डी डैश कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। 5 इंटू -2 तो -10, 18 इंटू -1 तो -18, ये तो 0, ये f और ये 12। देखो ये d और x का कोई मतलब नहीं बचता, क्योंकि हमने इनको कन्वर्ट कर लिया एफ डी मतलब d डैश में, और ये मुझे एफ डी डैश यहाँ, ओ सॉरी ना, यहाँ पे मुझे एफ डी डैश में कन्वर्ट कर लिया, d डैश में कन्वर्ट करके f से मल्टीप्लाई कर दिया। समीशन एफ डी डैश निकाल लेते हैं, कितना होगा, करो सम। 28 का नेगेटिव और 12 का पॉजिटिव, तो 16 बचा।
f माइनस 16, f पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया है। यहाँ पे देखें अगर हम तो 10 20 20 ये, चलो 20 प्लस इंडिविजुअल यूनिट प्लेस पे 5 और 8 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 प्लस एफ मतलब 44 प्लस एफ। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू ए अज्यूम मीन 25 प्लस समेशन एफ डी डैश एफ माइनस 16 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ इंटू 10, और ये गिवन है तो मीन गिवन है, राइट? तो मैं यहाँ 25 ही लिख लेता हूँ। देखो बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए जब डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, तो सिली मिस्टेक करके पूरे नंबर खोने से अच्छा है कि एक स्टेप बढ़ा लो। ठीक है, जैसे मैं करूंगा अभी, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। 25 माइनस 25, मुझे बहुत अच्छा लगता है कम स्टेप में काम करना, लेकिन जब मुझे दिखता है कि नहीं यार अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अच्छा है क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाने से मेरा कुछ नहीं जा रहा तो बढ़ा लो। सर इतना स्लो? बिल्कुल जीरो, जो डिनोमिनेटर है इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। हमेशा ये यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश मत करना कभी, हाँ वो पागलपन है। हमेशा इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आओ अगर ऐसा दिखता है तो। जीरो में 44 प्लस एफ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा। ये जानबूझ के मैं तुम्हारे कारण इतना स्लो कर रहा हूँ, इतना स्लो भी नहीं करता, पर इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बन जाएगा, और ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 10f माइनस 160 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो 10f इक्वल्स टू 160 और f की वैल्यू आ गई 16। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढ दी, इसकी वैल्यू 16 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि एग्जाम के क्वेश्चंस हमने कोई स्टेप्स चेंज नहीं किए, हमने कुछ अनवियर्ड नहीं किया। एक सिंपल कंसेप्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे पूरा मीन खत्म कर लिया है। मीन का एक और टाइप है बट वो टाइप मीन का नहीं है, वो डेटा प्रेजेंटेशन का टाइप है, और क्योंकि वो आगे भी कवर होगा इसलिए अब मैं वो अगले लेक्चर में लूंगा, और उसके साथ हुआ तो मीडियन भी समझाऊंगा, मोड भी समझाऊंगा। ठीक है, लेस देन मोर देन टाइप करके क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो बड़े आसानी से, ये क्लास बनाने का क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली। एक स्टेप यहाँ और कॉम्प्लेक्स करेंगे, लेकिन वो क्लासेस वाली बातें अपन को अब कंटिन्यूसली करनी है, इसलिए वो अगले लेक्चर में ले लूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरा स्पीड फास्ट हो रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है मैं कंसिडर करूँगा अगर वो मेरे लिए पॉसिबल होगा तो। बाकी थैंक यू वेरी मच। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, अपनी क्वेरी पूछने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप उस पर भी अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।